Hello friends, welcome to Learn at Ease. सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एंग्लो मैसूर वॉर्स के बारे में। हालांकि इससे पहले वाली वीडियोस में हम बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हमने देखा था कि क्योंकि ब्रिटिशर्स उन दोनों ही बैटल्स को जीत गए थे तो अब उनके अंदर एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट अप होता है कि जिस तरीके से वो बंगाल पे कब्जा कर सकते हैं उस तरीके से ओवरऑल इंडिया को भी अपने कब्जे में ले सकते हैं। और इसी के परिणाम स्वरूप कहीं ना कहीं एंग्लो मैसूर वॉर्स को भी देखा जाएगा। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मैसूर के हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि 1565 से पहले यहाँ एक बहुत ही बड़ा साम्राज्य विजयनगर एम्पायर हुआ करता था, जिसके एक बहुत पावरफुल किंग थे कृष्णदेव राय। पर क्योंकि 1565 में बैटल ऑफ तालीकोटा लड़ी गई, जिसके बाद विजयनगर एम्पायर पूरी तरीके से खत्म हो गया और बाद में छोटे छोटे स्मॉल किंगडम्स में बटकर रह गया, जिसमें से एक छोटा सा किंगडम था मैसूर, जहां हिंदू किंगडम वोडेयार डायनेस्टी के राजा चिक्का कृष्ण राजा वोडेयार सेकंड का रूल था। चिक्का कृष्ण राजा वोडेयार काफ़ी वीक रूलर साबित हुए, जिसकी वजह से उनके जो मिनिस्टर्स थे उन्हें हमेशा एज अ पपेट यूज़ करते थे। उन्हीं के दो मिनिस्टर्स नंजराज और देवराज हमेशा चाहते थे कि किसी भी तरीके से राजा को गद्दी से हटाया जाए और अपना कब्जा किया जाए। इन्हीं सभी चीज़ों के चलते हम देखते हैं 1721 में हैदर अली का जन्म होता है, जो आगे चल के 1761 में मैसूर का रूलर बनता है और काफ़ी ज़्यादा एबल रूलर साबित होता है। हालांकि रूलर बनते ही हैदर अली सिचुएशन को भाप जाता है। उसे पता है कि साउथ इंडिया में सरवाइव करना है तो दो ऐसे बड़े एनिमीज़ हैं जिनका सामना करना पड़ेगा। एक तो थे हैदराबाद के निज़ाम और दूसरे थे मराठे, जो उभरती हुई शक्ति थे। वो मराठे जो पानीपत के युद्ध में 1761 में अहमद शाह अब्दाली से काफ़ी बुरी तरह हार कर आए थे। उनकी नज़र थी कि साउथ इंडिया में अपनी पावर को गेन किया जाए और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते साउथ इंडिया की पॉलिटिक्स में हम तीन पावर को मुख्य रूप से देखेंगे। एक हैदर अली जो मैसूर के राजा थे, दूसरी तरफ निजाम जो हैदराबाद के थे और तीसरी तरफ थे मराठे। और इन तीनों को ही आपस में लड़वा के इनका फ़ायदा उठाएंगे ब्रिटिशर्स। और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते हम देखते हैं फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर को, जो 1767 से 1769 तक चली। हालांकि हैदर अली अंग्रेजों के लिए हमेशा से ही एक खतरा था, क्योंकि उसका इंक्लाइनेशन थोड़ा सा फ्रेंच की तरफ था। पर क्योंकि ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो कि 1765 में ब्रिटिशर्स ने शाह आलम द्वितीय के साथ की थी, उसके बाद ब्रिटिशर्स काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे और अब वो किसी भी रूलर से वॉर के लिए तैयार थे, यानी कि उनके अंदर हारने का कोई डर नहीं था। इन्हीं चीज़ों के चलते 1766 में ब्रिटिशर्स हैदराबाद के निजाम के साथ एक ट्रीटी साइन करते हैं, जिसके थ्रू वो निजाम से नॉर्थ सरकार्स वाला एरिया मांगते हैं, जो कि ब्रिटिशर्स के ट्रेड के लिए काफ़ी फेवरेबल था। और बदले में उनसे प्रॉमिस करते हैं कि निजाम को हैदर अली से बचाया जाएगा, यानी कि अगर किसी भी तरीके से हैदर अली निजाम को अटैक करता है तो ब्रिटिशर्स निजाम को सपोर्ट करेंगे। अब क्योंकि हैदर अली के पहले से ही आरकोट के नवाब के साथ कुछ टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स थे और बस इसी सिचुएशन का फ़ायदा ब्रिटिशर्स उठाएंगे। ब्रिटिशर्स निजाम और मराठा के साथ मिलकर अलायंस बनाएंगे और हैदर अली पर अटैक करेंगे। पर क्योंकि हैदर अली काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट रूलर था, उसे पता था कि मराठा और निजाम को अगर अपनी साइड कर लिया जाए तो ब्रिटिशर्स को हराना काफ़ी आसान है। और इन्हीं सभी चीज़ों के चलते हैदर अली मराठास को काफ़ी अच्छा अमाउंट पे करता है, जिसके थ्रू मराठा न्यूट्रल हो जाते हैं। और साथ ही निजाम से भी प्रॉमिस किया जाता है कि अगर जो टेरिटरी नवाब ऑफ आरकोट के पास है उसे जीत लिया गया तो उसमें से कुछ हिस्सा निजाम को भी दिया जाएगा। अब इस वजह से मराठा और निजाम दोनों ही हैदर अली की तरफ हो जाते हैं। हालांकि ये जो युद्ध है वो करीब 1-1.5 साल चलता है, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं
कि हैदर अली ब्रिटिशर्स को ही अटैक करने के लिए मद्रास की तरफ चल देता है, जिसके परिणाम स्वरूप मद्रास में काफ़ी ज़्यादा पैनिक क्रिएट हो जाता है और जिसकी वजह से अंग्रेज़ों को एक ट्रीटी साइन करनी पड़ती है जिसे नाम दिया जाता है ट्रीटी ऑफ मद्रास, जो 1769 में हैदर अली और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुई थी, जिसमें हम देखते हैं कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हैदर अली को प्रॉमिस करती है कि इन फ्यूचर अगर उसे किसी भी एनिमी के थ्रू अटैक किया जाएगा तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसे बचाने आएगी। पर क्योंकि अपनी ही प्रॉमिस को ब्रीच कर देती है कंपनी, जिसका परिणाम हम देखते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर के रूप में, जो 1780 से 1784 तक चला। तो चलिए जानते हैं सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर की पूरी कहानी। जैसा कि हमने देखा था कि हैदर अली जो है वो ऑलरेडी कहीं ना कहीं इस शक के दायरे में था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना वादा नहीं निभाएगी, और 1771 में ऐसा ही हुआ। जब हैदर अली को मराठास अटैक करते हैं तब इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी आर्मी नहीं भेजती, बल्कि यहाँ पर हैदर अली ये नोटिस करता है कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी ज़्यादा हेल्प करती है, और इसके बाद हैदर अली का जो इंक्लाइनेशन है वो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ थोड़ा ज़्यादा झुक जाता है। इसी के चलते फ्रेंच की जो पोजेशंस थी जैसे कि माहे, वहाँ से हैदर अली जो है वो बहुत सारे गन्स और हथियार मंगाता था और साथ ही माहे को प्रोटेक्शन भी देता था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अमेरिका में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस चल रही थी, जिसमें कि फ्रेंच जो थे वो रेबेल्स के साइड में थे, यानी कि अमेरिकन्स को सपोर्ट कर रहे थे ब्रिटिशर्स के खिलाफ। अब क्योंकि इंडिया में भी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स एक दूसरे के राइवल्स थे, इसीलिए इंडिया में वो माहे को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं, जो कि एक फ्रेंच टेरिटरी थी। अब इंडिया में हैदर अली जो है वो फ्रेंच को अपना काफ़ी अच्छा फ्रेंड मानता था, इसीलिए हैदर अली को लगा कि माहे पे कैप्चर करने का मतलब है डायरेक्ट हैदर अली की पावर को चैलेंज करना, और यही रीज़न रहा सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर का, जिसमें हम देखते हैं कि हैदर अली ने मराठा और निजाम के साथ मिलकर इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक ग्रुप बनाया। हैदर अली 1781 में आरकोट के ऊपर कब्जा करता है और साथ ही कर्नाटक पर अटैक भी करता है। दूसरी तरफ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कर रहे थे सर आयरकूट। दोनों ही ग्रुप्स में काफ़ी घमासान युद्ध चलता है, लेकिन जिसके बाद हम देखते हैं कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी काफ़ी चालाकी से मराठास और निज़ाम को हैदर अली से अलग कर देती है। हैदर अली को पोर्टो नोवो नाम की जगह पर भी हार का सामना करना पड़ता है, लेकिन अचानक हैदर अली की कैंसर से मौत के बाद 1782 में टीपू सुल्तान, जो कि हैदर अली का बेटा था, वो इस वॉर को कंटिन्यू करता है। 1 साल तक युद्ध चलता है जिसका कोई परिणाम नहीं निकलता। दोनों ही ग्रुप्स को काफ़ी भारी नुकसान उठाना पड़ता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ईयर 1784 में ट्रीटी ऑफ मैंगलोर को साइन करते हैं, जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि पीस को ऑप्ट किया जाएगा और जो भी टेरिटरीज दोनों ने एक दूसरे की कब्जाई थी उसे वापस किया जाएगा। इसके कुछ ही टाइम बाद हम देखते हैं टीपू सुल्तान और ट्रावनकोर के राजा के बीच में एक डिस्प्यूट होता है। तो ट्रावनकोर जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी से जलकोटल और कैनौर को परचेज करता है, जो उस टाइम पे कोचिन स्टेट के अंदर आता था। पर क्योंकि कोचिन जो है वो टीपू सुल्तान की एक फ्यूडेटरी थी, इसी वजह से टीपू सुल्तान को लगता है कि ट्रावनकोर का राजा जो है वो उसकी ज़मीन पर कब्जा कर रहा है। इसी वजह से टीपू सुल्तान और ट्रावनकोर के बीच में एक डिस्प्यूट स्टार्ट हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रावनकोर को खुला सपोर्ट मिल रहा था इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि मिलकर टीपू पर अटैक करते हैं। 1790 और 1791 में हम कुछ ऐसे छोटे मोटे युद्ध को देखेंगे जिसमें कि टीपू सुल्तान और अंग्रेज आमने सामने होंगे।
जैसे कि अंबर, वेलोर, बेंगलोर, सेरिंगपटम, ये वो जगह थी जहां पर अंग्रेजों के और टीपू सुल्तान के बीच में युद्ध हुआ था। हालांकि पहली बार सेरिंगपटम में जब युद्ध हुआ था तो टीपू सुल्तान जीत जाता है, लेकिन दोबारा जब वापस से सेरिंगपटम में युद्ध होता है तो टीपू सुल्तान उस युद्ध को हार जाता है और उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है, जिसे हम देखते हैं ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम के रूप में। तो ये ट्रीटी 1792 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिशर्स के बीच में होती है, जिसमें देखा जाता है कि मैसूर का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो जीतने वाले ग्रुप को मिलता है। यानी कि जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बारा महल, डिंडीगुल और मालाबार को अपने पास रखते हैं, जबकि मराठास को तुंगभद्रा और इसकी ट्रिब्यूटरीज का हिस्सा मिलता है। निजाम को भी कृष्णा रिवर से लेकर पेनार रिवर तक का पूरा रीजन मिल जाता है। इसके बावजूद टीपू सुल्तान को 3 करोड़ रुपए एज अ वॉर डैमेज विक्टर पार्टी को देने होते हैं। अब जिसमें कि कुछ अमाउंट तो टीपू सुल्तान तभी पे कर देता है, लेकिन रिमेनिंग अमाउंट के लिए ब्रिटिशर्स उसके दोनों ही बच्चों को हॉस्टेज बना लेते हैं और यह शर्त रखते हैं कि जब फुल पेमेंट कर दी जाएगी तब टीपू सुल्तान के दोनों लड़कों को छोड़ दिया जाएगा। और कुछ इस तरीके से थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर एंड होती है। फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर को डिस्कस करने से पहले हम एक बहुत ही महान योद्धा टीपू सुल्तान के बारे में डिस्कस करते हैं, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता था। जी हाँ, टीपू सुल्तान, जो कि एक बहुत महान योद्धा थे। इनका जन्म नवंबर 1950 में हुआ था। इनके पिता का नाम हैदर अली और माँ फातिमा थी। एक बहुत ही एजुकेटेड मैन जो कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में काफ़ी वेल वर्स थे। अरेबिक, पर्शियन, कैनरीज और उर्दू में महारत हासिल की थी इन्होंने। टीपू सुल्तान उन कुछ चुनिंदा शासकों में से थे जिन्होंने अपनी आर्मी को यूरोपियन मॉडल पर ट्रेन किया था। अपने टाइम से काफ़ी ज़्यादा एडवांस रूलर के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने फ्रांस में बने एक जकोबियन क्लब को भी ज्वाइन किया था 1797 में, यानी कि फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के तरफ उनका इंक्लाइनेशन हमेशा से था। टीपू सुल्तान को रॉकेट टेक्नोलॉजी के पायनियर के रूप में भी देखा जाता है। जब किसी के पास भी उतनी एडवांस नॉलेज नहीं थी, उस टाइम पे टीपू सुल्तान रॉकेट्स को कैसे ऑपरेट किया जाता है इसके बारे में मैनुअल्स लिखा करते थे। जिस टाइम सोसाइटी का नेचर फ्यूडलिस्टिक था, यानी कि फ्यूडलिज्म ज़्यादा प्रिवेलेंट था, उस टाइम टीपू सुल्तान कैपिटलिस्टिक थॉट प्रोसेस को रखते थे। वह एक डेमोक्रेटिक विचारधारा के रूलर थे। अब ऐसे महान शासक के बारे में थोड़ा डिस्कस करना तो बनता है, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर के बारे में, जहां हमने देखा था कि थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर कुछ इस तरीके से ख़त्म हुआ था कि ट्रीटी ऑफ सेरिंगपटम के थ्रू इंग्लिश ने टीपू सुल्तान को काफ़ी ह्यूमिलेट किया और उनके दोनों ही बेटों को बंधक बना लिया। हालांकि उसके कुछ ही समय बाद टीपू सुल्तान ने अपने दोनों ही बेटों को अंग्रेजों की चपेट से रिहा करा लिया। अब हम देखते हैं कि टीपू सुल्तान धीरे धीरे अपनी पावर को वापस से रीगेन कर रहा था, क्योंकि उसे अपनी ह्यूमिलेशन का बदला अंग्रेजों से लेना था। इसी के चलते हम देखते हैं ईयर 1798 में नए गवर्नर जनरल के रूप में लॉर्ड वेलेस्ले को अपॉइंट किया गया। लॉर्ड वेलेस्ले, जिन्हें हम सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी के लिए जानते हैं। सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी क्या होता है, इसको डिस्कस करने में हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। इसके ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो इस चैनल पर मेंशन है। अगर आप चाहें तो उस वीडियो में जाकर समझ सकते हैं कि सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी क्या हुआ करती थी। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। अंग्रेज चाहते थे कि इसी सब्सिडरी अलायंस पॉलिसी के तहत मैसूर को भी अपने अंडर में एक छोटा सा किंगडम बना लिया जाए, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर मैसूर एक इंडिपेंडेंट किंगडम होगा तो कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान की फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बढ़ती दोस्ती के चलते एक दिन मैसूर भी फ्रेंच एलाई बन जाएगा। इसी के चलते लॉर्ड वेलेस्ले टीपू सुल्तान के ऊपर तरह तरह के इल्ज़ाम लगाने लगे।
लॉर्ड वेलेस्ली ने टीपू सुल्तान के ऊपर एक चार्जशीट फाइल की, जिसके थ्रू उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठों के साथ मिलकर अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। एंड देन हम देखते हैं 1799 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच काफ़ी घमासान युद्ध होता है, जिसमें कहीं ना कहीं मराठा और निज़ाम ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हेल्प करते हैं। इस जंग में एक तरफ टीपू सुल्तान थे तो एक तरफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मराठे और निज़ाम की एक बहुत बड़ी ताकत। उसके बावजूद भी टीपू सुल्तान ने काफ़ी बहादुरी के साथ अंग्रेज़ों का सामना किया और रणभूमि में वीर गति को प्राप्त हुए। अब टीपू सुल्तान की डेथ के बाद ईयर 1799 में उनके फैमिली मेम्बर्स को बंधक बना लिया गया और साथ ही अंग्रेज़ों ने एक छोटे से लड़के को, जो कि हिंदू रॉयल फैमिली का हिस्सा हुआ करता था, जो टीपू सुल्तान और हैदर अली से पहले जो डायनेस्टी मैसूर में रूल कर रही थी उसका वंशज था, उसे राजा बना दिया गया और साथ ही मैसूर को भी सब्सिडरी अलायंस सिस्टम के अंदर इंक्लूड कर लिया गया। और इसी के चलते हम देखते हैं एक बहुत ही पावरफुल किंगडम का एक बहुत ही डिमोलिशिंग डिक्लाइन। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से अंग्रेज़ों की बढ़ती शक्ति के तहत मराठा भी उनकी चपेट में आ गए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एंग्लो मराठास वॉर के बारे में। सो कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल to get the notification of upcoming videos.